पिछले क्लास में आप लोगों ने कौन सा चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ था? संसाधन एवं उपयोग। और उसमें आप लोग पढ़े थे कि संसाधन क्या होता है। ठीक है, तो और संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया था। एक था उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा उपयोगिता के आधार पर, तीसरा स्वामित्व के आधार पर और चौथा क्या था आपका? विकास के आधार पर। तो इन चारों में से आप लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं। पहला उत्पत्ति। उत्पत्ति का मतलब क्या? कि हमारे जो प्रकृति प्रदत्त संसाधन है उसका उत्पन्न कैसे हुआ, और उस उत्पत्ति के आधार पर हम लोग कितने भागों में उसको पढ़े थे? 2 प्रकार के। कौन कौन? एक था जैव और दूसरा क्या था? अजैव। जैव में क्या होता था? सजीव के बारे में। अजैव का मतलब क्या? निर्जीव के बारे में। तो उत्पत्ति तो 2 ही चीज होता है ना। इस पृथ्वी पर जो भी आप देख रहे हैं उसका जो उत्पन्न हुआ है वो 2 प्रकार से, एक या तो सजीव है, दूसरा क्या है? निर्जीव है। दूसरा था उपयोगिता के आधार पर, मतलब क्या कि आप उसका किस प्रकार से उपयोग, आपके पास तो संसाधन है, जैव भी है और अजैव भी है, तो फिर उसका आप उपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं। करने का मतलब क्या कि कोई संसाधन ऐसा है जिसका आप उपयोग है कभी खत्म होने वाला नहीं है, और कोई ऐसा संसाधन है जिसका एक बार उपयोग कर लेते तो खत्म हो जाता है। जैसे कोयला पेट्रोल को जलाते थे, एक बार क्या जलाने के बाद दूसरा बार उसका हम प्राप्ति नहीं कर सकते, लेकिन जब हवा को, जल का, सूर्य के प्रकाश को हम लोग बार बार लेते हैं फिर भी उसका समाप्ति होता है? नहीं होता है। आज जो पढ़ना है बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का मतलब क्या? मालिकाना हक। स्वामित्व का मतलब क्या? कहते हैं ना स्वामी। स्वामी का मतलब क्या? कि उसका मालिक कौन है। महिलाओं का कहता ना, महिलाओं का कहता ना, महिलाएं कहती है ना कि ये हमारा स्वामी है। स्वामी मतलब पति है। मतलब क्या कि मेरे जीवन पर जो अधिकार है वो किसका है? अधिकार है मेरे पति का। कि सब पुरुष का रहता है? किसी एक पुरुष का रहता है। तो उसी तरह हमारे पास जो संसाधन है, तो स्वामित्व के आधार पर आज जो हमारा घर है इसका स्वामित्व, मालिकाना हक किसके पास है? मेरे पास। लेकिन जब आप स्कूल की बात करेंगे तो स्कूल में क्या होता है? वो सार्वजनिक है, उस पर किसी का अधिकार रहता है, कोई अपना हक जमा सकता है कि ये मेरा है। लेकिन आज मेरा संस्था है तो इस संस्था का ऑनर कौन है? मैं हूं। तो अब जब मैं हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मालिकाना हक क्या है? मेरे पास है। तो उसी के आधार पर आज हम संसाधनों का क्या करेंगे? वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो चलिए, कहता कि स्वामित्व के आधार पर, कहता स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया बच्चों? 4। कौन कौन सा? पहला है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत का मतलब क्या? कि उसका जो मालिक होगा कोई खास व्यक्ति होगा। जैसे आपका लैंड, घर है ना, तो आप उस पर अधिकार किसका है? आपका। क्योंकि आपके नाम से क्या होता है? रसीद कटता है। मतलब आपके नाम से नहीं तो आपके पिताजी या आपके दादाजी के नाम से रसीद कटता है ना, उस पर कोई दूसरा व्यक्ति जाकर के चढ़ सकता है? और चढ़ने दीजिएगा आप लोग? उसको मार मार के क्या कीजिएगा? भगाइएगा कि नहीं भगाइएगा? आपका यदि घर है और उस पर कोई तीसरा आदमी आ जाएगा, कहेगा कि ये मेरा घर है, तो क्या होने दीजिएगा? मतलब क्या कि ये आपको अधिकार किसने दिया? तो वो जमीन का कागज का एक टुकड़ा कि इसका मालिक कौन हो? तुम हो। तो वही कहता कि ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते। समझिए क्या कहता है? कहता कि ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार में हो। तो जैसे मान के चलिए आपके पास भूखंड, भूखंड मतलब जमीन का टुकड़ा, घर, बाग बगीचा, तालाब, कुआं इत्यादि, है कि नहीं है? ये सार्वजनिक होता है। सार्वजनिक भी होती है, तालाब सार्वजनिक भी होता है, कुआं भी सार्वजनिक होता है, बाग बगीचा सार्वजनिक होता है। कोई बाग बगीचा अपने बाग बगीचा में किसी को दूसरे को जाने देगा? और ये तो आप लोग देखते होंगे कि जब आम का महीना आता है, एक को थोड़ा सा भी ढेला मारे उधर से तुरंते कौन है रे, तुरंत आ जाता है ना कहने के लिए। तो वहां पर क्या है? मतलब क्या उसका बाग बगीचा क्या है? पर्सनल है, तभी तो वो आपको रोक रहा है। नहीं तो सार्वजनिक।
जैसे पार्क हुआ तो वो सार्वजनिक है, उस पर सभी लोग आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। अब पार्क भी बच्चों जानते हो वो भी पर्सनल बना रहा, लोग आओगे टिकट कटेगा। हाँ, आपको घूमना है ना, हम अपना जगह को आपको दे दिए पार्क बनाने के लिए, आइए पैसा दीजिए घूमिए इसमें। तो ये क्या है, आपका व्यक्तिगत संसाधन है जिसमें किसी खास व्यक्ति के पास उसका क्या रहता है, अधिकार होता है। इसलिए उसको क्या कहा जाता है, स्वामित्व के आधार पर क्या संसाधनों का वर्गीकरण किया गया, क्योंकि मालिक है ना। स्वामित्व का मतलब क्या, मालिक। स्वामित्व का मतलब क्या बच्चों, मालिक, क्योंकि उसका मालिक कौन है। पहला क्लियर हो गया कि व्यक्तिगत का मतलब क्या, कि जिस पर तुम्हारा पर्सनल अधिकार हो। अब पर्सनल समझ सकते हैं कि आपके कौन कौन है, कि पर्सनल क्या चीज है, किताब है, कॉपी है, तो आपका पर्सनल है। कोई आप लोग देखते होंगे कि भाई बहन में यदि थोड़ा सा भी ले ले तो उठा पटक सब चालू हो जाता है, होता है कि नहीं होता है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल चीज है। तुम क्यों लोगे, पापा को बोलो कि हमको ये सामान क्या करना है, लेना है कि नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा व्यक्तिगत। दूसरा है सामुदायिक संसाधन, कहता कि ऐसे संसाधन जो किसी खास समुदाय के अधिकार क्षेत्र में होता है उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे गांव में चारण भूमि, शमशान, देखिए शमशान, तो शमशान हिंदू के लिए होता है, उसमें मुस्लिम जाता है कभी, विशेष समुदाय के लिए है कि नहीं है। माने चलिए मंदिर विशेष समुदाय के लिए है कि नहीं है, मस्जिद विशेष समुदाय के लिए है कि नहीं है, परिसर, मस्जिद परिसर, सामुदायिक भवन, देखते होंगे कि गांव में सामुदायिक भवन होता है ना, सामुदायिक भवन होता है, बिल्कुल होता है। गांव में आप देखते होंगे कि सामुदायिक भवन होता है, किसी खास जाति के लिए वो समुदाय भवन बना रहता है। पंचायत भवन अलग है, पंचायत भवन तो वहां पर पंच बैठा जाता है, वहां पर यदि कोई गांव का झगड़ा होता है ना तो उसको सुलभ कराया जाता है, शांत कराया जाता है वहां पर पंचायत करके। पंचायत भवन नहीं बच्चों, सामुदायिक भवन। जैसे कहीं पर यदि आप मुसहरी टोला है, हाँ, तो आप लोग देखते हैं मुसहरी टोला के बीच में कहीं पर क्या, मुसहर जाति के लिए, हाँ, वहां पर एक सामुदायिक भवन रहता है, हाँ, कि विशेष जैसे शादी विवाह हुआ तो उसका क्या करता है वो लोग उपयोग करते हैं। तालाब हुआ, खेल का मैदान है, सबका अधिकार है, समुदाय का है ना, कि जाइए आप सब खेलिए, कि कोई रोक देता है कि नहीं नहीं ये खेल का मैदान मेरे ही जाति के लिए बना है, मेरे ही धर्म के लिए बना है, ऐसा होता है। इसको कहते हैं क्या बच्चों, सामुदायिक संसाधन, जिसमें किसी खास विशेष वर्ग, जाति, धर्म के लोगों का ही उस पर क्या रहता है, अधिकार रहता है। आज मान के चलिए हमारे पास शमशान है, मस्जिद है, मंदिर है, तो क्या शमशान में मुस्लिम भाई लोग आते हैं, कभी भी नहीं जाते हैं। हम लोग कब्रगाह में जाते हैं, कभी जाते हैं, कभी, वो किसी खास विशेष जाति के लिए बना हुआ है ना। मंदिर में कौन जाता है बच्चों, हिंदू जाता है, कभी देखे हैं आपको मान के चले मुस्लिम भाई को कभी जाते हुए मंदिर, हाँ। लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे लोगों की क्या, हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मंदिर में भी जाते हैं, जिनकी आस्था है। ये कोई जरूरत नहीं है बच्चों कि हिंदू मंदिर में ही जाता है, मस्जिद में भी जाते हैं, हाँ, गुरुद्वारा में भी जाते हैं, चर्च में भी जाते हैं। ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि कोई विशेष, हाँ, जाति का जो लोग है तो कहीं पर विशेष जाति में नहीं जा सकता, जा सकता है, हाँ, लेकिन उनको ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि उनके धर्म के प्रति हमें कोई ठेस नहीं पहुंचाने का काम करना चाहिए, जिससे उनको दुख हो। हाँ, हम हिंदू हैं, यदि हमको कब्रगाह में जाना है या मस्जिद में जाना है तो हम जा सकते हैं, लेकिन उनके धर्म के प्रति हमें कुछ भी कहने से भी और उनके धर्म के प्रति कुछ भी करने से भी क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। या हमारे मुस्लिम भाई हैं, मान के चलिए मंदिर में आ सकते हैं, मनुष्य ही तो हैं। अरे इस पृथ्वी पर आने के बाद ही ना बच्चों सब बटता है। माँ के गर्भ में यदि कोई बच्चा रहता है तो बच्चों क्या वो कभी ये जान पाता कि हम हिंदू में जन्म ले रहे हैं कि मुस्लिम में जन्म ले रहे हैं, कि हम राम में जन्म ले रहे हैं कि तेली में ले रहे हैं कि ब्राह्मण में ले रहे हैं, बताइए। कोई माँ के घर में रहता है तो ये धरती पर आने के बाद में क्या है कि ये जो जाति प्रथा है ना, ये लोगों पर क्या हो चुका है, हावी हो चुका है। तो जाति से उठ करके हमें क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। किसके लिए, समाज को संपन्न बनाने के लिए, समाज को वृद्धि करने के लिए, न कि समाज में विविधता पैदा करने के लिए। हाँ,
कि समाज में जब विविधता पैदा होगी, भिन्नता पैदा होगी, तो लोग एक दूसरे से क्या होते हैं, कट्टर बनते हैं। हाँ, हिंदू मुस्लिम के बारे में बोलेगा, मुस्लिम हिंदू के बारे में बोलेगा, ये कट्टरता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर अगला बच्चों राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन जैसे स्कूल है, राष्ट्र का है कि नहीं है? रेलवे है, आपका है? किसी समुदाय का है? हवाई जहाज है, क्या आपका है? किसी राष्ट्र की संपत्ति है कि नहीं है? अभी बिजली जो आपको मिल रहा है, आप बना रहे हैं, सरकार, अब वहां पर भी है कि सरकारी भी है और प्राइवेट भी है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। कहता राष्ट्रीय संसाधन, कहता देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तब ना, आपका ही जमीन क्यों नहीं है? जब सरकार को सड़क बनानी होती है तो सरकार क्या करती है, आपसे वो जमीन अधिग्रहण कर लेती है, जिसके बदले में आपको क्या करती है सरकार, मुआवजा देती है। यानी कहने का मतलब क्या कि इस, यदि आप भारत देश के वासी हैं तो भारत देश में जो भी संपदा है या जो भी संसाधन है वह सारा का सारा क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। उस पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं है। जैसे सड़क, स्कूल, कॉलेज, रेल मार्ग, वायु मार्ग, है ना, है कि नहीं है? वायु मार्ग, उसके बाद क्या, हवाई अड्डा, ये सब बच्चों क्या है, सारा का सारा राष्ट्रीय संसाधन है। क्लियर है? फिर है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। बच्चों सीमा तो सब देश का अलग अलग है ना। सीमा क्या है? इसी सीमा के कारण ना हम एक देश दूसरे देश से क्या है, अलग है। नेपाल अलग है तो नेपाल का सीमा है, बांग्लादेश है तो बांग्लादेश का सीमा है, चीन है तो चीन के साथ हमारी सीमा है, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के साथ हमारी क्या है, सीमा है। तो कितना सीमा तक दूर तक मेरा अधिकार हो सकता है, तो समझिएगा। कहता कि ऐसे संसाधन जिसका नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है। कौन करती है? और उसे अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। कहता तट रेखा से, क्योंकि हमारा भारत देश क्या है बच्चों, इस प्रकार का नक्शा है ना, ऐसे ही नहीं जाता है। हमारा भारत देश का जो नक्शा है बच्चों इस प्रकार से है ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके है। इसी तरह से हमारा भारत का नक्शा है। आप लोग ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा क्या है, समुद्री क्षेत्र है। केवल इधर से ही स्थलीय है। ये सब जितना भी है इधर ना, ये गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब क्या है, समुद्री तट है। ये इधर बांग्लादेश, इधर बांग्लादेश है ना, यहां पर आता श्रीलंका है ना, ये इधर आता हो गया क्या है, इधर नेपाल हो गया। तो ये सब जो क्षेत्र है, अब कह रहा है कि तट रेखा से, तट रेखा कहां पर बच्चों, स्थल में तो तट होता नहीं है, स्थल में तट होता है। जैसे जिधर से हमारा स्थलीय रूप से किसी दूसरे देश से क्या है जुड़ा हो, जैसे नेपाल से बॉर्डर हम लोग जाते हैं ना, कहाँ मंदिर जाते हैं, सखरा मंदिर जाते हैं ना, तो सखरा मंदिर जब जाते हैं तो यहां से सीधे से अपना बिहार से प्रवेश करते हैं और नेपाल में प्रवेश करते हैं। बिहार से इधर से जाते हैं ना, और सीधे जमीन से ही ना जुड़ा हुआ है, कहीं पर बीच में क्या पानी है, स्थलीय रूप से क्या है हमारा कनेक्टेड है। तो वहां पर तट रेखा नहीं होगी, तट रेखा केवल होगा कहां पर, समुद्री इलाका में। तो वही कह रहा है यहां पर बच्चों, कि कह रहा है कि आपको क्या कि तट रेखा से कितना किलोमीटर, 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़ करके खुले महासागरीय संसाधन अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। कहता कि यदि ये मेरा तट है, ये मेरा क्या है, यहां पर केरल है ना बच्चों, यहां पर क्या है, केरल है, तो इस केरल से यहां पर कितना 200 किलोमीटर छोड़ देंगे, यानी 200 किलोमीटर तक मेरा अधिकार है, यानी भारत देश का उस पर क्या है, अधिकार है। इसके जो बाद का जो क्षेत्र है ना, उसको क्या कहते हैं,
अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपको है, ये क्वेश्चन आपको, बुक खोलिए, आप लोग खोलिए बुक, ये क्वेश्चन है आपको ऑब्जेक्टिव में, देखिए आप लोग लौटिए जल्दी, है क्वेश्चन, है ना, एक टिक लग गया ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो कहता कि कितना किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुले महासागरीय संसाधन क्या कहलाते हैं, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। इस क्षेत्र पर सभी देश अनुसंधान करते हैं। अनुसंधान जैसे देखते हैं ना, कहता कि मिसाइल को टेस्ट किया, भारत टेस्ट किया, जापान टेस्ट किया, कहता ना, बार बार सुनते होंगे कि मिसाइल का टेस्ट होता है। तो मिसाइल का टेस्ट कहां होता है, स्थल पर, समुद्र में, क्योंकि समुद्र में तो कोई लोग नहीं न रहता है। तो ये कहां पर, ये 200 किलोमीटर की बाद जो समुद्री इलाका होता है ना, उसमें जितना भी टेस्ट किया जाता है ना मिसाइल वगैरह का, वो सारा का सारा देश उसमें कर सकता है, उस क्षेत्र में कर सकता है। वहां पर कोई देश किसी दूसरे देश को रोकेगा नहीं कि आप नहीं कर सकते। हाँ, 200 किलोमीटर के अंदर नहीं आना चाहिए, आप टेस्ट कीजिए, लेकिन 200 किलोमीटर के अंदर, हमारे क्षेत्र से 200 किलोमीटर के अंदर नहीं आना चाहिए। तो जैसे हमारे भारत देश में इसरो है, हाँ इसरो जो अभी देखे ना कि गगनयान 3, 4 वगैरह जो छोड़ा है, अभी तुरंत कुछ दिन पहले सैटेलाइट छोड़ा है, अमेरिका का भी सैटेलाइट, सबसे भारी सैटेलाइट को छोड़ा गया है। तो इसरो जो हमारी संस्था है, भारत देश में जो अनुसंधान केंद्र है, उसका काम ही रहता है क्या, वो है डीआरडीओ है, ये सब क्या करते हैं, नया नया परीक्षण करते हैं, मिसाइल बनाते हैं। और हरिकोटा जानते होंगे, नाम सुने होंगे कभी, हरिकोटा से सब क्या किया जाता है, परिक्षेपित किया जाता है। नाम सुने हैं कभी हरिकोटा, नाम सुनिएगा, पढ़िएगा उसके बारे में, तब आपको पता चलेगा कि हरिकोटा क्या है और हरिकोटा से क्या किया जाता है। तो हरिकोटा से मिसाइल को क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है, वहां से टेस्ट किया जाता है। कुछ ऐसे भी मिसाइल होते हैं जो समुद्र में जाकर ही टेस्ट किया जाता है। किससे, समुद्र में क्या चलता है, जहाज, कौन सा जहाज, पनिया जहाज, ठीक है ना। तो जैसे विक्रम है, बहुत सारा है, हाँ, जो पनडुब्बी है, जो भारत देश की क्या रक्षा करने में क्या हुआ है, लगा हुआ है। तो वह समय समय के अनुकूल क्या होता है, बदलते रहता है। अभी देखे ना, पिछला साल क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ था, 4 दिन का ही युद्ध हुआ था, 4 दिन में ही पाकिस्तान क्या आ गया था, घुटना पर आ गया था कि नहीं आ गया था। तो आज हमारे भारत देश के पास यदि उतनी उन्नत किस्म की यदि मिसाइलें, उन्नत किस्म का रडार सिस्टम यदि नहीं होता, तब तो वो हमको क्या करता, नुकसान पहुंचाता ज्यादा। लेकिन हमारा नुकसान हुआ नहीं हुआ, नुकसान हुआ, होता तो है ही, लेकिन थोड़ा कम हुआ। क्या हुआ, थोड़ा कम हुआ, उसका क्या हुआ, ज्यादा हुआ। जैसे उसका देखा कि हमारे भारत देश के सैनिकों के द्वारा ब्रह्मोस्त्र मिसाइल जो छोड़ा, तो उसको हवाई अड्डा को क्या किया, पूरा नुकसान पहुंचा दिया। तो समझ सकते हैं कि देश क्यों विकसित करता है, क्या चीज, मिसाइल, अपने आप को क्या करने के लिए, सुरक्षा। क्योंकि हाई टेक्नोलॉजी आ रही है ना, तो देश, पहले लोग सेना लड़ता था, अब सेना नहीं, अब ड्रोन लड़ता है। इधर से मारा उधर ड्रोन गया, उधर से मारा इधर ड्रोन आया, सेना का कोई काम ही नहीं तो पहले सेना क्या होता था, आमने सामने लड़ता था। अब आमने सामने की लड़ाई लगभग समाप्त हो चुकी है। अभी देखिए ना, अभी कहां कहां लड़ाई हो रहा है, यूक्रेन और रूस में लड़ाई हो रहा है ना बच्चों। तो यूक्रेन और रूस में क्या सेना लड़ रहा है, इधर से ये ड्रोन मारा, उधर से वो ड्रोन मारा, और लड़ाई चल रहा है। आज कितना साल, 3 साल से ऊपर, यानी 4था साल है। 4 साल से 2 देश आपस में क्या कर रहा है, लड़ रहा है। तो समझ सकते कि कितना नुकसान हुआ होगा। यदि समझदारी दोनों देश होता तो क्या लड़ता। आज पाकिस्तान हमारे इंडिया के साथ क्या चीज का लड़ाई है, एक ही चीज का लड़ाई है, वो है आतंकवादी का। और वो पाकिस्तान क्या करता है, आतंकवादी को क्या करता है, पैदा करता है, और भारत में क्या करता है, भेजता है। पहलगाम में हुआ ना, 29 लोगों को मार दिया, तभी तो क्या किया सरकार, इधर से ऑपरेशन सिंदूर चलाया। तो हम तो उसके आतंकवादी को मारे, और वो उल्टा में क्या करने लगा, उधर से रॉकेट छोड़ने लगा, उधर से क्या किया, ड्रोन भेजने लगा। लो हम इंडिया में, तो हमारे भारत सरकार क्या था, खड़ा था, यहाँ पर सेना खड़ा था, रडार सिस्टम लगा करके,
S400 रडार था, बहुत सारे रडार थे, उसे क्या किया, सबको रोक दिया, ऊपरे में उसको नष्ट कर दिया गया, जिससे हमारे यहाँ क्या हुआ, नुकसान कम हुआ। तो जब आपके पास ये अंतरराष्ट्रीय संसाधन में ही क्या किया जाता है, जो नया नया जो खोज होता है, किस चीज का, मिसाइल वगैरह का जो टेस्ट होता है, उसका जो परीक्षण होता है ना बच्चों, वो उसी क्या, अंतरराष्ट्रीय संसाधन में, ठीक है ना। कहां, समुद्र तट से 200 किलोमीटर की बाद के क्षेत्र में। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे। अब है विकास के स्थिति के आधार पर। अब भैया संसाधन तो है, संसाधन तो आपके पास बहुत कुछ है, तो उसको विकास करने वाला भी चाहिए ना, कि नहीं चाहिए। पहले जब हम लोग के इलाका में बच्चों, आप लोग जानते होंगे, देखे भी होंगे, नहीं देखे होंगे तो अपने मम्मी पापा से पूछिएगा कि पापा आज आप जो सड़क देख रहे हैं, क्या आज से 15 साल पहले सड़क थी? तो आपके पापा बोलेंगे नहीं बेटा, ये सड़क नहीं थी। क्या आपके हमारे इलाका में पहले टेम्पू था? क्या हमारे इलाका में पहले जितनी अभी मोटरसाइकिल थी, अभी है, क्या उतनी थी? क्या अभी जितना 4 व्हीलर जो गाड़ी आप देख रहे हैं, क्या उतनी थी? तो आपको बोलेंगे पापा क्या नहीं थी बच्चों। क्या आज जो घरों घरों में बिजली दिख रहा है, आप लोग प्रकाश में पढ़ रहे हैं, और हम लोग को जो पढ़ रहे थे बच्चों, तो हम लोग के टाइम में डिबिया में, लालटेन में, लैंप में पढ़ते थे। किसमें पढ़ते थे? डिबिया, लालटेन और लैंप में। और आज के बच्चों को क्या मिल रहा है? प्रकाश मिल रहा है, बिजली से मिल रहा है ना। समझ सकते हैं कि कितना परिवर्तन हुआ, तो विकास हुआ ना, इसी को तो विकास कहते हैं। सड़क मार्ग बन गया। आज देखिए टेम्पू, रात्रि को जब आपको जरूरत पड़े तब आप गाड़ी बुक कर करके कहीं भी जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं? क्या पहले ऐसा संसाधन था? नहीं था। स्वास्थ्य के बारे में देखिए, पहले जो बच्चे पैदा होते थे, घर में पैदा होते थे, आज देखिए बच्चे जो पैदा हो रहे, कहाँ हो रहे हैं? हॉस्पिटल में हो रहे हैं। पहले लोगों को बीमारी की जानकारी नहीं होने के कारण लोग क्या हो जाते थे? मर जाते थे। आज एक से एक बीमारी भी पैदा हो रहा है, तो उसका खोज भी हो रहा है। तो देखे ना कि कोरोना काल में कैसा हुआ, सब लोगों को क्या किया? अंदर कर दिया कोरोना, कि नहीं किया? फिर उसका क्या किया गया? एंटीडोज बनाया गया, कि ऐसा इंजेक्शन तैयार किया जाए जिससे लोगों को दे करके उसकी जानों को क्या किया जा सके? सुरक्षा किया जा सके। बनाया कि नहीं बनाया? तो विकास जब तक आपका नहीं होगा बच्चों, तब तक आपका देश कैसे विकसित होगा? तो उसके लिए रूपांतरण होता है, वस्तु का क्या होता है? रूपांतरण होता है। तो समझिएगा, कहता कि विकास के स्थिति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। एक है संभावी संसाधन, नामे है संभावी, संभावना है, अभी उसका वर्तमान में उपयोग नहीं कर रहे हैं। समझिए, कहता है कि नामे है संभावी, मतलब क्या? अभी उसका वर्तमान में उपयोग नहीं हो रहा, भविष्य में होगा। कहता समझिए, ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना होती है, उसे संभावी संसाधन कहते हैं। जैसे हिमालय क्षेत्र के खनिज, जिनका उत्खनन अधिक गहराई में होने के कारण दुर्गम एवं महंगा है, उसी प्रकार राजस्थान एवं गुजरात क्षेत्र में पवन और सौर ऊर्जा आदि। कहता कि अब देख रहे हैं ना, विकास कर रहा है लोग। अब देखिए क्या कर रहा है, कि सौर प्लेट लगा रहा है ना, सौर प्लेट से बिजली उत्पन्न कर रहा है ना। जिसके पास पैसा है, सौर प्लेट लगा लिया, अपना बिजली उत्पन्न कर लिया, फ्री का है, उसमें तो पैसा नहीं लगेगा। लेकिन जो घर में हम बिजली कनेक्शन से, बिजली विभाग से कनेक्शन लेकर के यदि हम जलाएंगे कोई भी चीज, हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पे करना पड़ेगा। एक बार यदि हम सौर प्लेट खरीद ले तो कम से कम उसकी लाइफ कितना होता है? 25 साल। कितना लाइफ होता है? 25 साल। एक सौर प्लेट की लाइफ कितनी होती है? 25 साल। यानी 25 साल तक वो आपको विभव बना करके, यानी वोल्टेज बना करके देते रहेगा, और उस विभव का उपयोग कर सकते हैं किसमें? किसी भी वस्तु, इलेक्ट्रिकल वस्तु को क्या करने में? चलाने में। तो कहता कि जो राजस्थान में एवं गुजरात में पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा का काफी मात्रा यदि उपलब्ध है वहां पर, मतलब क्या, वहां पर यदि इस संयंत्र को लगा करके लगाया जाए तो वहां पर पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा क्या किया जा सकता है? उत्पादन किया जा सकता है। तो जितना उत्पादन करेगा तो उतना कम कोयला जलाना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी हमारे भारत देश में जो विद्युत का उत्पादन होता है ना बच्चों, वो कोयला को जला करके
होता है, ढेर सारा है। केवल कोयला से ही नहीं, कोयला से है जिसको थर्मल पावर प्लांट कहते हैं, फिर है हाइड्रो पावर प्लांट यानी जल विद्युत, जल से भी विद्युत धारा क्या किया जाता है, बनाया जाता है। जो हमारे बिहार के जिस जिला में हम लोग रहते हैं बच्चों, सुपौल जिला में, सुपौल जिला के किस अनुमंडल में, कौन सा अनुमंडल, वीरपुर अनुमंडल में स्थित है। जब आप लोग वीरपुर जब जाइएगा तो एक जगह का नाम है कटैया। वीरपुर जब जाइएगा ना, यहां से सिमराही जाइए, सिमराही से जब आप वीरपुर जाइएगा तो वीरपुर और सिमराही के बीच में हनुमान नगर से पीछे एक जगह का नाम है कटैया। आप वहां पर अपने आप पता चल जाएगा कि यही पावर हाउस है, जहां पर जल से क्या किया जाता है, विद्युत धारा बनाया जाता है, जिसका आधा बिजली हमारे बिहार यानी भारत को आता है और आधा बिजली कहां जाता है, नेपाल को जाता है, जिसकी क्षमता है 20,000 मेगावाट, सॉरी 20,000 वाट की। समझ सकते हैं, मतलब उसका क्या, आधा बिहार को आधा नेपाल को, क्योंकि वो संयुक्त रूप से क्या किया गया है, बनाया गया है उसी समय में। यानी उसको वो चीज लिखा हुआ है, सरकार के द्वारा एग्रीमेंट हुआ है भारत और नेपाल के बीच में कि आधा बिजली हमको देंगे, आधा बिजली आप लीजिएगा। ये भी टॉपिक आपको क्या करना है, पढ़ना है। क्लियर है। तो यहां पर कहता है कि हिमालयी क्षेत्र में, जैसे हमारे हिमालयी क्षेत्र में क्या है, अभी खोज हुआ है तो लिथियम, जिससे बैटरी बनता है ना, शुष्क सेल में बैटरी बनता है ना, मोबाइल समय जो बैटरी लगता है ना, उसमें क्या रहता है, लिथियम का बैटरी रहता है। लिथियम की बैटरी की लाइफ क्या होती है, अधिक होती है। तब ना आप मोबाइल में एक बार मोबाइल लगाते हैं, बैटरी बदलते हैं, हम लोग बदलते हैं। हम लोग कब बदलते हैं, जब मोबाइल खराब हो जाता है तभी। छोड़ देते हैं कि नहीं छोड़ देते हैं। नहीं तो 3-3 साल 4-4 साल 5-5 साल पर क्या होता है, मोबाइल का बैटरी जल्दी समाप्त नहीं होता। क्यों, क्योंकि लिथियम से उसका क्या किया है, बनाया गया है। तो लिथियम जो है वहां पर मिला है, लेकिन उसका खनन करने में इतनी गहराई में है कि उसका खनन करने में ही सरकार को क्या हो जाएगा, खर्च अधिक हो जाएगा। तो इसलिए उसको संभावी यानी कि भविष्य में कभी उपयोग हो सकता है। दूसरा है विकसित संसाधन। दूसरा क्या है, कहता ऐसे संसाधन जिसका सर्वेक्षण के पश्चात उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है, उसे क्या कहते हैं, विकसित संसाधन कहते हैं। तो समझिएगा क्या कहता है विकसित संसाधन, कहता कि ऐसे संसाधन जिसका सर्वेक्षण हो चुका है। जैसे अभी हमारे बिहार में अभी कोयला यहां मिला है, भागलपुर के क्षेत्र में सर्वेक्षण हुआ। सर्वेक्षण का मतलब क्या, खोजेगा तभी तो पता चलेगा कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, क्योंकि सब कुछ तो आपको कहां से मिलता है बच्चों, जितना भी खनिज है वो कहां से मिलता है आपको, पृथ्वी के अंदर से ही। तो वही सर्वेक्षण हुआ है, यानी उनको खोजा गया है। तो कहता कि सर्वेक्षण के पश्चात उपयोग हेतु, आप तो सर्वेक्षण हो गया, खोज हो गया, अब उसका क्या करेगा, उपयोग करेगा कि नहीं करेगा। तो कहता उपयोग हेतु मात्रा, उसकी मात्रा कितनी है और उसकी गुणवत्ता कितनी है। अब कोयला तो मिला, तो कोयला तो 4 प्रकार के होते हैं, आप लोग को पढ़ना है इसी भूगोल में। 4 प्रकार के होते हैं, एक होता है एंथ्रासाइट, दूसरा क्या होता है बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो पीट तो सबसे खराब होता है, एंथ्रासाइट जो होता है वो सबसे अच्छा क्वालिटी का क्या होता है, कोयला होता है, क्योंकि उसमें जो है ना 90% क्या होता है, कोयला होता है, कार्बन होती है। कोयला का मतलब क्या, कार्बन की मात्रा होती है, यानी वो जलता है ना तो धुआं कम और उष्मा क्या देता है, अधिक देता है। कोयला जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार। कौन कौन, एक होता है एंथ्रासाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट और चौथा क्या, पीट। ठीक है ना। और कोयला भी जो बच्चों है ना वो 2 समूह में बटा होता है। एक है, इसी सब भूगोल में आपको पढ़ना है, एक है गोंडवाना समूह और दूसरा क्या है, टर्शरी। तो गोंडवाना समूह क्या होता है, टर्शरी समूह क्या होता है, ये भी आपको पढ़ना है। तो जब जाएंगे उस चैप्टर पर, कोयला खनिज पर, तो वहां पर उस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो यहां पर थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना है। तो कहता कि गुणवत्ता भी उसकी क्या किया जाता है, जांचा जाता है कि आप तो खनिज तो निकाल रहे हैं, लेकिन उसका गुण कैसा है, अच्छा है कि खराब है। क्योंकि सरकार उसी खनिज को निकालता है जिसमें उसको क्या हो, मुनाफा हो। कोई भी बिजनेस व्यापार होता है तो क्या घाटा करने के लिए सरकार कभी घाटा लगा करके खनिज पदार्थ को निकालेगा, नहीं निकालेगा।
कहता कि निर्धारण हो चुका है, उसे क्या कहते हैं? विकसित संसाधन कहते हैं। सी है भंडार संसाधन। क्या है? कहता कि ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम है, जिन्हें उच्च तकनीक से उपयोग में ला सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? भंडार संसाधन। जैसे आपके पास खूब जल है ना, क्योंकि हमारा भारत देश क्या है? 3 भाग से क्या है? समुद्र से ही घिरा हुआ है, खूब है। अब इसका उपयोग कीजिए ना तकनीक की सहायता से। फिर कहता कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक क्या? H2O। ये जो जल है, जल किसका है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ना यौगिक है, दोनों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें ऊर्जा उत्पादन की असीम क्षमता क्या है? छिपी हुई है। लेकिन उच्च तकनीक के अभाव में ऐसे संसाधनों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? सरकार डेवलप कर रहा है, जहां तहां क्या करता है? हाइड्रो पावर प्लांट लगाया जा रहा है, यानी जल को घेर करके ऊंचाई से गिराएगा और फिर क्या करेगा? उससे टरबाइन को घुमाएगा, और टरबाइन जब घूम जाएगी तो बिजली क्या हो जाएगा? क्योंकि टरबाइन के साथ क्या रहता है? डायनमो जुटा हुआ रहता है। डायनमो का काम क्या है? बिजली उत्पादन करना। तो सरकार समय लगता है किसी भी चीज को विकसित होने में, क्या लगता है? नाम ही है, टॉपिक का नाम ही क्या? विकास के आधार पर। तो विकास होने में क्या, आप थोड़ी एक ही दिन में, आप जैसे 10वां में आज आ गए तो एक ही दिन में थोड़ी माँ के पेट से जन्म लिए और आ गए 10वां में। क्या आज हम ही मान के चले तो हम टीचर एक ही दिन में थोड़ी बन गए? तो समय लगता है, तकनीक आने में समय लगता है, तकनीक को आगे बढ़ाने में समय लगता है। तो उसी के कहता कि भंडार आपके पास खूब है, लेकिन आप उसका तकनीक के अभाव के कारण आप उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो आप विकास कहां से कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। फिर है संचित कोष संसाधन। क्या है आपका? फिर संचित कोष संसाधन कहता ऐसे संसाधन भंडार संसाधन के ही अंश, यानी क्या? भंडार संसाधन के ही ये क्या है? अंश है, जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। इनका तत्काल उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है, यह भविष्य की पूंजी है। जैसे नदी जल भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने में उपयुक्त हो सकते हैं। तथा इसी का है ये, भविष्य में इसका क्या कर सकता है? उपयोग कर सकता है। किसका? नदी जल का। तो नदी पर क्या किया जाता है? डैम बनाया जाता है। हाँ, अभी बताए ना कि हमारे वीरपुर जाने के क्रम में है हाइड्रो पावर प्लांट, वहां पर जल को क्या किया गया है? बड़ा दीवार खड़ा करके पानी को क्या किया गया? इकट्ठा किया गया, ऊंचाई तक ले गया, फिर वहां से जल को क्या करता है? नीचे गिराया जाता है टरबाइन पर। टरबाइन पर कैसा रहता है? ये ब्लेड के आकार का रहता है। ये जब इस पर पानी गिरेगा तो ये क्या होगा? घूमेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग बच्चा में करते होंगे क्या, कि पत्ता लेते होंगे, वो पत्ता उसको छेद कर देते हो, कटकी लगा करके ऐसे आप दौड़ते होंगे तो वो भी क्या होता है? घूर्णन करने लगता है ना। तो इसी के आधार पर बच्चों पवन ऊर्जा का निर्माण हुआ, और इसी के आधार पर जब पानी ऊपर से गिरता है ना, तो यहाँ पर जब ब्लेड लगा रहता है इस टरबाइन पर से, तो ये क्या होता है? पानी गिरेगा तो घूमेगा, और घूमेगा तो ये सातों पर तक रहता है जुड़ा हुआ। किसके साथ? डायनमो के साथ। तो डायनमो भी क्या करने लगती है? घूर्णन करने लगती है और बिजली उत्पादन। आप लोग देखते होंगे जनरेटर में, हम लोग हैंडल मारते हैं जनरेटर में, अब बिजली उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि उसके साथ देखते होंगे कि जनरेटर के साथ एक इतना सा छोटा सा बक्सा की तरह डायनमो लगा हुआ रहता है, नहीं रहता है? तब ना बिजली उत्पन्न होती है। शादी विवाह में होता है कि नहीं हम लोग के एरिया में? जब लाइन कट जाती है, आज ना लाइन आ गया गांव तो इससे पहले कहाँ शादी का तो वही प्रावधान था कि डायनमो पर लोग जनरेटर लगा करके क्या शादी विवाह करते थे। कोई भी काम होता था, बिजली का यदि काम है तो वहां पर क्या उसी जनरेटर का उपयोग करते थे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? तो रहने दीजिए आज यहीं तक, फिर कल आप लोग के पास एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे। कोई दिक्कत नहीं है इसमें? समझ में आ गया? चलिए।